Hey guys, welcome to my channel Textbook. In the last video, we have discussed about the theories of intelligence and theory of multiple intelligence. So let's continue with the further topics. आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे. एक है हमारा पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस एंड सेकंड है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस. सो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस. पास के फुल फॉर्म है प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल एंड साइमल्टेनियस सक्सेसिव. सो लेट्स मूव अहेड. सो ये मॉडल हमें जेपी दास, जैक नैगलरी एंड कर्बी ने दिया था 1994 में. सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ तब होती हैं जब ये तीनों न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स एक दूसरे पे डिपेंड होके काम करते हैं. तीनों न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स कौन से हैं? प्लानिंग, अटेंशन अराउजल एंड साइमल्टेनियस सक्सेसिव. तो इन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स को हम फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन बोलते हैं जो कि अराउजल, प्रोसेसिंग एंड प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फाइन. तो पास मॉडल के अकॉर्डिंग सबसे पहले प्लानिंग, फिर अटेंशन, अराउजल है एंड देन साइमल्टेनियस सक्सेसिव है. बट एक्चुअल में सबसे पहले अराउजल और अटेंशन आता है. सबसे पहला स्टेप है ये. तो इसमें क्या होता है, चलो देखते हैं. सो नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ हम अराउज होंगे वहीं हम अटेंशन देंगे. अगर हम अराउज नहीं है, कहीं और गुम है या कुछ सोच रहे हैं, तो वहाँ हम अटेंशन नहीं दे पाएंगे. राइट. तो ये दोनों चीज़ें अराउजल, अटेंशन एक साथ काम करते हैं एंड इन्हीं की हेल्प से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है. क्योंकि जब हम अराउज होंगे तो अटेंशन देंगे और जहाँ हम अटेंशन देंगे वहाँ हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी. ओके. एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है. जैसे आपकी टीचर ने आपको बोला कि आपका टेस्ट होगा, तो ये चीज़ आपको अराउज कर देती है और आपकी अटेंशन फिर उन चैप्टर्स पे जाती है जिसका टेस्ट होने वाला होता है. क्लियर. एंड अराउजल जो है वो ऑप्टिमल लेवल का होना चाहिए, तभी सही रहता है. वरना अगर बहुत ज़्यादा या बहुत कम अराउजल होगा तो वो अटेंशन को इंटरफेयर करेगा. जैसे अगर कोई काम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है तो वहाँ भी अटेंशन नहीं दी जाती, और अगर कोई काम बहुत स्लो, धीरे धीरे हो रहा है तो अराउजल कम है तो भी अटेंशन नहीं दी जाएगी. तो अराउजल लेवल ऑप्टिमल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी अटेंशन सीधा उस पे जाए. क्लियर. देन सेकंड स्टेप है साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग. इसमें क्या होता है, जैसे जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो या तो देख के लेते हैं या सुन के लेते हैं या किसी भी तरीके से लेते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हम तभी ले पाते हैं जब हम उस चीज़ पे अपनी अटेंशन देते हैं. ओके. सो हमारी जो अटेंशन है वो ट्राई करती है इन्फॉर्मेशन लेने की, आइदर साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली. जैसे कोई इम्पॉर्टेंट बात चल रही है जिसे सुन के आप अराउज हो गए और आपने अटेंशन दी. अटेंशन देने के बाद आप उस चीज़ को याद रखते हो क्योंकि वो आपके काम की बात है, तभी तो आप अराउज हुए. राइट. तो एक तरीके से आप यहाँ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो. तो ये दो तरीके से ली जाती है, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव. सो साइमल्टेनियस में क्या होता है? Simultaneous processing takes place when you perceive the relations among various concepts and integrate them into a meaningful pattern for comprehension. इसमें रिलेशंस ढूंढते हैं. जो बात हमने सुनी है और जो काम हम कर रहे हैं उन दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं. जैसे आपके सामने कोई डिज़ाइन प्रेजेंट किया है जिसमें से उसका एक पार्ट रिमूव कर दिया और आपको उस पार्ट को चूज़ करना है 6 ऑप्शन से. तो आप क्या करोगे, जो डिज़ाइन आपको प्रेजेंट किया है उसका और जो 6 ऑप्शंस हैं उनका रिलेशन ढूंढोगे कि कौन सा रिलेट कर रहा है. ठीक है. तो ये साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग की हेल्प से होता है. क्लियर. देन सक्सेसिव में क्या होता है? Successive processing takes place when you remember all the information serially so that the recall of one leads to the recall of another. जब आप कोई इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप याद करते हो सीक्वेंस में, जैसे आपको बोला गया है कि कुछ डिजिट्स या अल्फ़ाबेट्स याद करने हैं सीक्वेंस में, कि पहले ये है फिर ये है फिर ये है, तो ये सक्सेसिव प्रोसेसिंग होती है. ठीक है. तो ये दो तरीके होते हैं याद करने के, या इन्फॉर्मेशन लेने के, या तो रिलेशन ढूंढ के या फिर सीक्वेंस बना के.
ठीक है। तो पहले अराउज होते हैं, अटेंशन देते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन को याद करते हैं, या तो रिलेशन बना के या फिर सीक्वेंस बना के। गॉट इट? देन थर्ड स्टेप है प्लानिंग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इंटेलिजेंस का, क्योंकि जब हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं तो प्लानिंग एक्टिवेट हो जाती है। हम प्लानिंग करते हैं कि कैसे क्या काम करना है, कैसे पढ़ना है, टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, क्या करना है कि जो कुछ भी पढ़ा है वो याद रहे। तो हम ऐसे प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शंस ढूंढते हैं, मतलब क्या काम करना है। देन इम्प्लीमेंट, आप उसे इम्प्लीमेंट करते हो, एक्चुअल में करते हो आप वो काम, ठीक है। देन इवैल्यूएट, मतलब आप खुद अपने काम को जज करते हो कि सही है या नहीं। सही होता है तो ठीक है, वरना फिर मॉडिफाई, आप उस प्लान को फिर मॉडिफाई करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप टेस्ट के लिए मतलब आप टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो, तो आप प्लानिंग करते हो, जिस चैप्टर का टेस्ट होता है आप वो पढ़ते हो, फिर आप खुद का टेस्ट लेके देखते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, फिर इवैल्यूएट करते हो, देखते हो कि आपने सही करा है या नहीं, आपको याद हुआ है या नहीं। और अगर कहीं कमी रहती है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो आप मॉडिफाई कर देते हो अपने प्लान को, ठीक है। मतलब आप फिर से प्लान करते हो, दूसरे तरीके से पढ़ते हो, ठीक है। सो प्लानिंग हमारा लास्ट स्टेप होता है। एंड ये तीनों स्टेप ब्रेन के फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, जैसे अराउजल, अटेंशन, साइमल्टेनियस सक्सेसिव एंड प्लानिंग, जो इंटेलिजेंस के थ्रू काम करते हैं। फाइन। तो दास एंड नेगलरी ने बैटरी ऑफ टेस्ट भी बनाया था, जिसे हम कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। ये टेस्ट वर्बल और नॉन वर्बल होते थे, मतलब बोल के और लिख के होते हैं। एंड ये 5 से 18 साल के बच्चों को चेक करने के लिए थे, जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ थी। इसी टेस्ट के थ्रू पता चलता था कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे डील करना है, कैसे ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पास मॉडल। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। तो हर किसी का इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग होता है, कोई बहुत क्रिएटिव होता है तो कोई नहीं होता है। तो सबकी इंटेलिजेंस डिफरेंट होती है ड्यू टू एनवायरनमेंट एंड जेनेटिक्स। ये हमने क्लास 11th में डिस्कस किया है कि कैसे एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स इफेक्ट करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। सो इंटेलिजेंस इन दोनों फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड करती है, देखते हैं। नेचर एंड नर्चर। नेचर मीन्स हेरिडिटी, जो इंडिविजुअल को पेरेंट्स से मिलती है, जो चेंज नहीं हो सकता, जो ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। नर्चर मीन्स इन्वायरमेंट, जो इंडिविजुअल है वो किस इन्वायरमेंट में पला बड़ा है। सो इंटेलिजेंस नेचर पे डिपेंड करती है या नर्चर पे, ये चेक करने के लिए को रिलेशन ऑफ इंटेलिजेंस निकाला था कि अगर दो लोगों की बात करें जो अलग अलग सिचुएशन में रहे हैं, तो उनकी इंटेलिजेंस आपस में कितनी मिलती जुलती है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि उनका नेचर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या नर्चर, ठीक है। सो इन्होंने पहले स्टडी किया आइडेंटिकल ट्विन्स पे। तो आइडेंटिकल ट्विन्स का कोरिलेशन निकला 0.90। आइडेंटिकल ट्विन्स हैं तो मतलब इनका नेचर भी सेम है और नर्चर भी। नेचर सेम है क्योंकि दोनों की हेरिडिटी सेम है, एंड नर्चर सेम है क्योंकि दोनों का इन्वायरमेंट भी सेम है, दोनों एक ही घर के हैं। तो जब इनकी इंटेलिजेंस मेजर करी, इनका कोरिलेशन निकला 0.90, ठीक है। अब इन्होंने जो नेक्स्ट स्टडी करी थी वो उन आइडेंटिकल ट्विन्स पे करी थी जिनका इन्वायरमेंट डिफरेंट था, ठीक है। एक अलग जगह था और दूसरा अलग जगह। नेचर तो सेम था क्योंकि पेरेंट्स दोनों के सेम थे, बट इनका जो इन्वायरमेंट था वो डिफरेंट था। तो इन्वायरमेंट डिफरेंट होने पे इनका कोरिलेशन क्या निकलता है, 0.90 से कम निकलता है या ज़्यादा, ये चेक करना था। सो यहाँ इंटेलिजेंस का कोरिलेशन निकला 0.72। तो अब देखो, इन्वायरमेंट डिफरेंट होने की वजह से इंटेलिजेंस में भी काफ़ी डिफरेंस आ गया। इन्वायरमेंट सेम होने पे कोरिलेशन ज़्यादा था 0.90, एंड डिफरेंट होने पे 0.72 हो गया, कम हो गया। तो यहाँ इंटेलिजेंस में फ़र्क आ गया। अब आगे इन्होंने फ्रेटर्नल ट्विन्स पे स्टडी की। ये आइडेंटिकल ट्विन्स के ऑपोजिट होते हैं, मतलब ट्विन्स ही होते हैं लेकिन दोनों में जीन्स सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। तो इनका नेचर डिफरेंट हो गया, हेरिडिटी डिफरेंट हो गई, बट यहाँ नर्चर सेम है, दोनों एक ही इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं। अब यहाँ इनका जो कोरिलेशन निकला है वो है 0.60।
इन्वायरमेंट डिफरेंट होने की वजह से कोरिलेशन आया था 0.72 एंड हेरिडिटी डिफरेंट होने की वजह से कोरिलेशन आया 0.60। तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है, नेचर या नर्चर? नेचर, क्योंकि नेचर सेम होने पे कोरिलेशन ज़्यादा है। सो नेचर का रोल इतना स्ट्रॉन्ग है कि नर्चर सेम होने पे भी उसका इंटेलिजेंस का कोरिलेशन बहुत कम आ गया था। ठीक है, अब आगे इन्होंने स्टडी किया सिबलिंग्स पे। ठीक है, दो भाई बहन या दो भाई या बहन जो भी हैं, तो इनमें तो कुछ आइडेंटिकल नहीं है, दोनों अलग अलग है, बट इन्वायरमेंट इनका सेम है, एक ही घर में रहते हैं। तो इनका कोरिलेशन ऑफ इंटेलिजेंस आया 0.50। ये और भी कम हो गया। देखो, जैसे हेरिडिटी डिफरेंट हो रही है वैसे कोरिलेशन कम हो रहा है इंटेलिजेंस का। ठीक है, देन लास्ट एग्जाम्पल लिया सिबलिंग्स रियर्ड अपार्ट, मतलब दोनों अलग अलग जगह पे पले बड़े हैं, ना तो इनका नेचर सेम है और ना ही नर्चर, तो इनका कोरिलेशन 0.25 आया था। सो दोनों कंडीशंस में चाहे हेरिडिटी डिफरेंट हो या इन्वायरमेंट, कोरिलेशन इंटेलिजेंस का कम हो रहा है। तो इस स्टडी से ये पता चलता है कि नेचर एंड नर्चर दोनों ही इक्वली इफेक्ट करते हैं इंटेलिजेंस को। हमारी इंटेलिजेंस किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, दोनों पे डिपेंड करती है, हेरिडिटी पे भी और इन्वायरमेंट पे भी। गॉट इट? देन इन्होंने एक और स्टडी करी है अडॉप्टेड बच्चों पे, जहाँ उनकी इंटेलिजेंस उनके रियल पेरेंट्स पे डिपेंड करती है रेदर देन अडॉप्टिव पेरेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, बट जैसे जैसे वो बच्चे ग्रो करते हैं तो उनका इंटेलिजेंस लेवल उनके अडॉप्टिव पेरेंट्स पे डिपेंड होने लगता है बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट। अब वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं उसका असर उनकी इंटेलिजेंस पे पड़ता है। जैसे एक गरीब बच्चे को उठा के एक अच्छी हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाली फैमिली अडॉप्ट कर ले तो उसे अच्छी स्कूलिंग मिलेगी, अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, जिससे उसका इंटेलिजेंस लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, देन एक और एग्जाम्पल है इन्वायरमेंट डेप्रीवेशन का। मतलब अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, स्कूलिंग अच्छी नहीं है, बाकी चीज़ें अच्छी नहीं है, तो इंटेलिजेंस लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। जबकि अगर रिच न्यूट्रिशन, गुड फैमिली बैकग्राउंड और अच्छी स्कूलिंग से जो इंटेलिजेंस लेवल है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, सो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों का ही स्ट्रॉन्ग रोल है इंटेलिजेंस पे। हम ये नहीं कह सकते कि नेचर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर नर्चर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फाइन, ओके, यहाँ एक चीज़ और बताई हुई है कि जो हमारा नेचर है वो हमें एक रेंज प्रोवाइड करता है कि हमारी यहाँ से यहाँ तक की रेंज है इंटेलिजेंस की। बट अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो उस रेंज को क्रॉस किया जा सकता है, मतलब हमारा इंटेलिजेंस लेवल और इंक्रीज़ हो सकता है। एंड अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो क्या पता कि टोटल वो रेंज ही ना कवर हो पाए। ठीक है, सो हमारी इंटेलिजेंस जो है वो किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है बल्कि दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ये टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस डिस्कस करेंगे। नोट्स का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।